दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, नेपाल की राजनीति अभी टकराव के सबसे ऊंचा मोड़ पर पहुंच चुकी है और केवल सत्ता, संविधान, इस पर चर्चा हो रही है और त्रिकोणीय संघर्ष जारी है। यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री बनाम वर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली बनाम सुशीला कार्की, और वहीं पर बीच में बात आ रही है जेनजी आंदोलन की भी। आखिर जेनजी को भड़काने का काम कौन कर रहा है? जेनजी को रास्ते पर लाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? मैं आज इसी पर एक समीक्षा लेकर आया हूं कि असली सच क्या है। नेपाल की राजनीति जो टकराव के ऊंचे मोड़ पर पहुंच चुकी है, इसकी वजह क्या है? आखिर केपी शर्मा ओली में कौन सी शक्ति जागरूक हो गई है जो वो रहते हैं और वो सुशीला कार्की पर प्रहार कर देते हैं। इतना ही नहीं, सुशीला कार्की भी जो प्रधानमंत्री हैं, अब वो भी आवाज निकालने लगी है और उन्होंने भी एक मीटिंग करके ओली की बातों को नाम लिए बगैर पूरी तरह खारिज कर दिया है ओली के आरोपों को। अब देखते हैं जो इसमें क्या सही है, क्या गलत है। सुशीला कार्की, केपी ओली और जेनजी समूह। आइए पहले बात करते हैं ओली बनाम सुशीला कार्की। सत्ता, संविधान और चुनाव, ये दोनों अभी आपके समक्ष है। नेपाल की राजनीति इस समय दो ध्रुवों में बटी है। एक तरफ प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जो चुनाव के एकमात्र संवैधानिक समाधान बता रही है, और दूसरी तरफ केपी शर्मा ओली जिन्होंने अराजकता की उपज कहकर संसद की पुनर्बहाली की मांग दोहरा रहे हैं और सुशीला कार्की को एक अवैध प्रधानमंत्री करार दे रहे हैं। दोनों के बयान का सीधा राजनीतिक टकराव आमने सामने है। इसका असर आने वाले चुनाव पर अवश्य पड़ रहा है और इतनी ही नहीं, देश की स्थिरता पर भी पड़ रहा है। विशेषकर जेनजी समूह जो सामने आ रहा है, जो कल परसों सिमरा में घटना घटी है, इससे साफ स्पष्ट है कि देश अस्थिर अवस्था में है। मैंने सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की सिफारिश नहीं की थी। ये केपी शर्मा ओली ने एक लिखित जवाब में सुप्रीम कोर्ट को दिया है। यह देखिए, यह बहुत बड़ी बात है। पहले से आ रहा था कि केपी शर्मा ओली ने सिफारिश किया सुशीला कार्की को, उसका उन्होंने खंडन करके एक लिखित जवाब दिया है। यानी कि राष्ट्रपति कार्यालय का दावा गलत, सरकार गठन की प्रक्रिया गलत और सरकार खुद असंवैधानिक। ओली ने अपने जवाब में कहा है कि धारा 76 के तहत सरकार गठन किए बिना सुशीला कार्की की नियुक्ति संविधान का सीधा उल्लंघन है। और सिर्फ यही नहीं, ओली साहब ने धारा 132(2) का रिफर करते हुए उन्होंने यह एक बात कही है कि कोई भी प्रधान न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं हो सकता, यह संविधान में है। ओली का कहना है इसी धारा के कारण सुशीला कार्की की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति अपने आप में असंवैधानिक है। ये देखिए, ये मामला अब संविधान पर और कानूनविदों के पास चला गया है। अब मामले की जड़ क्या है, आइए हम बात करते हैं आगे। अब भदौ 24
वो दिन जब जेनजी समूह का आंदोलन चरम सीमा पर था, सड़कों से लेकर सत्ता की गलियारे तक अराजकता शब्द बार बार गूंज रहा था। और अब प्रतिनिधि सभा विघटन से जुड़े केसों में लिखित जवाब देते हुए केपी शर्मा ओली खुलकर आरोप लगाने लगे हैं। अराजकता का माहौल खुद बनाकर सुशीला कार्की और उनके मंत्रिमंडल ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया है, ये ओली साहब का आरोप है। यानी कि ओली साहब के अनुसार राजनीतिक संकट कोई दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक योजना थी। ये ओली का बड़ा दावा है। भदौ 24 की अराजकता कृत्रिम तरीके से पैदा की गई। इस माहौल के असली लाभार्थी वही लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं, और यह पूरा खेल संविधान की धारा के खिलाफ है। संविधान कहती है राष्ट्र हित के प्रतिकूल कोई भी कार्य दंडनीय है। तो ओली का सीधा संकेत यह है कि सरकार गठन खुद राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य की श्रेणी में आता है। यह बयान उन्होंने सिर्फ संवैधानिक सवाल नहीं, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक हमला है। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है जो ओली साहब अब लगा रहे हैं। और जहां तक कहा जाए तो हम लोग ओली साहब के पक्षधर नहीं है, एक बहुत बड़े आलोचक और आलोचना करते आए हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसा है जिसमें कि अभी ओली के बातों में दम है। संवैधानिक दलील को दोहराते हुए ओली एक बार फिर कहते हैं, नेपाल में सरकार बदलने का अधिकार केवल मतदाता देता है, वो भी आवधिक चुनावों के जरिए। वो दबाव, भीड़, जुलूस, नाराबाजी से सरकार गिराई नहीं जानी चाहिए, ये ओली साहब का कहना है। और अगर कोई बिना मतादेश के सरकार चल रहा है तो वह सत्ता कब्जा है, लोकतंत्र नहीं है। यानी कि सुशीला कार्की पर सीधा आरोप है उनका। यहां तक लिखने के बाद ओली अपने राजनीतिक विरोधियों को सीधे अराजकता के उत्पाद कह डालते हैं। ये बहुत बड़ा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। अब असल मुद्दा क्या है? सवाल यह है कि क्या नेपाल की राजनीति में सत्तांतरण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर टिकता है, या फिर हर संकट के पीछे ग्राउंड पॉलिटिक्स की सच्ची हकीकत होती है? ओली भले कहे कि यह सब अराजकता फैलाकर सत्ता कब्जा किया गया है, लेकिन सरकार पक्ष का तर्क इसके ठीक विपरीत है। सुशीला कार्की जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने सभी तर्क को खारिज करते हुए उनका दावा है कि वे सिर्फ उस सत्ता शून्यता को भर रहे हैं जो राजनैतिक अस्थिरता से पैदा हुई है। अब सच क्या है, यह अदालत तय करेगी। लेकिन राजनीति में छिड़ी यह बहस देश की स्थिरता पर फिर एक बार बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या नेपाल लोकतंत्र की राह पर है, या फिर शक्ति संघर्ष की परछाई संविधान से बड़ी होती जा रही है? यानी कि इसके पीछे कोई और है जो कि निर्देशन दे रहा है। और ओली के बयान से इतना तो साफ है कि नेपाल की राजनीति फिर एक बार अराजकता बनाम वैधता की बहस में उलझ गई है। और इस बहस का असर सिर्फ काठमांडू की राजनीति पर नहीं, बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक यात्रा पर पड़ रहा है, जो कि 2 दिन का जेनजी आंदोलन सिमरा का बता रहा है। अब कितना सही कितना गलत, आइए हम एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किए हैं कि ओली पक्ष कहां सही। संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना उनका अधिकार है। ओली राजनीतिक रूप से कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार वैधता खोती जा रही है। राजनीतिक अस्थिरता की चिंता
वास्तविक है उनकी। नेपाल में सरकारों के बारे में बदलने से व्यवस्था पर भरोसा उठता जा रहा है, लेकिन ओली कहां गलत और अतिरंजित लगते हैं। सत्ता कब्जा, साजिश, अराजकता के लाभग्राही, ये भारी शब्द राजनीति में तापमान बढ़ा रहे हैं। संवैधानिक रूप से अंतरिम सरकार का गठन कोर्ट और संसद के प्रक्रियाओं से गुजर कर आता है। यह साजिश नहीं है। अब सुशीला कार्की का पक्ष कहां सही, इसकी भी हम समीक्षा किए हैं। चुनाव लोकतांत्रिक समाधान है, यह बात 100% सही है। दलों के चुनाव से भागने पर सवाल उठाना भी उचित है। हेट स्पीच जो सुशीला जी ने प्रयोग किया की बात बिल्कुल सही। राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए। सुशीला कार्की कहां गलत या कठोर दिखती हैं, ये भी आप सुन लीजिए। संसद पुनर्बहाली को राजनीतिक दुर्घटना कहना विपक्ष की चिंताओं को खारिज करना जैसा है। प्रधानमंत्री महोदया, चुनाव की समय सीमा को लेकर सरकार की तैयारी अभी भी सवालों के घेरे में है। ओली यह चिंता कर रहे हैं, वह जरूरी है और यह आपको सुनना पड़ेगा। महोदय, मैं अब आ रहा हूं कि आखिर इसके बाद ये जेन जी जो है नाम रहता है जेन जी आगे आ जाता है। आखिर ये जेन जी क्या है, ये कहां है जेन जी? जेन जी क्यों सिमरा में इस तरह का उपद्रव में चला गया है? आइए, मैं और तो कुछ नहीं, हमारा हिमालनी का ताजा अंक में हमारे विश्लेषक और स्तंभकार लीलानाथ गौतम, उन्होंने लिखा है कुछ जेन जी के बारे में। कमजोर होते जेन जी समूह। लीलानाथ गौतम कह रहे हैं, भदौ 23 और 24 को हुए जेन जी आंदोलन के बाद राजनीतिक वृत्तों में चर्चा में आए नाम है, कुछ नाम है यहाँ: बालेन शाह, सुदन गुरुंग, सागर ढकाल, मिराज ढुंगाना, पुरुषोत्तम यादव, रक्षा बम, भावना राउत, ये नाम है। अनुमान था कि जेन जी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे इनमें से कोई राजनीतिक दल पंजीकृत कराएगा। एक से अधिक दल पंजीकृत होने का अनुमान भी था, लेकिन अब तक इनमें से किसी ने भी निर्वाचन आयोग में दल पंजीकृत कर प्रमाण पत्र लेने में सफल नहीं हो पाया है। निर्वाचन आयोग सूत्रों के अनुसार अभी करीब 20-22 दल पंजीकरण की प्रक्रिया में है। इनमें जेन जी नाम को लेकर एक दल ने पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है, लेकिन इस तरह दल पंजीकरण का आवेदन देने वाला व्यक्ति जेन जी प्रदर्शन के नाम पर चर्चा में आए पात्र नहीं है। ये फेक नाम है और ये कोई नाम होगा, हो सकता है बाद में जेन जी नाम घोषित कर दें, लेकिन ये लीलानाथ गौतम का कहना है। अब जेन जी पिछले वर्षों में राजनीति का मुख्य मोड़ रहा है। सवाल यह है कि किसकी और कौन राजनीतिक युवाओं को उकसा रही है। अब ओली की ओर से अराजकता मचाई गई, सत्ता कब्जा किया गया, ये बयान युवा वर्ग में सिस्टम के प्रति आक्रोश बढ़ाते हैं। ओली अक्सर युवाओं को आकर्षित करने के लिए विद्रोही स्वर अपनाते हैं। अब सुशीला कार्की की ओर से चुनाव से भागने वाले लोकतंत्र विरोधी हैं, अराजकता लाने की कोशिश हो रही है। यह भी जेन जी पर नैतिक दबाव बनाता है कि जो चुनाव नहीं चाहते वे देश के लिए खतरा है, और यही समझकर जेन जी वालों ने ये माले के जो नेता वहां सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे उनका विरोध किया, और जिसके कारण ये घटना घटी है वहां पर। तो जेन जी को भड़काने में दोनों पक्ष योगदान दे रहे हैं, पर अलग अलग तरीके से। ओली साहब युवाओं को सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, कार्की युवाओं को चुनाव और स्थिरता के पक्ष में खड़ा कर रही हैं। जेन जी की नाराजगी
किसी एक दल की वजह से नहीं, यह पूरी व्यवस्था के प्रति निराशा का परिणाम है जिसे दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीतिक रणनीतियों में उपयोग कर रहे हैं। मित्रों, अगर आप नेपाल की राजनीति पर मेरी समीक्षा, विश्लेषण और अपडेट्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। क्या आपको लगता है कि मामला सच में सत्ता कब्जा का है या फिर एक राजनीतिक नैरेटिव? अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य हमें अवगत कराएं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें हिमालनी टीवी हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार।